हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 11 जनवरी और शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर है। अभी प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? देखिए, जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब जनवरी 9 क्यों? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो इसी डेट को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 2003 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। बट इसका स्कोप बढ़ा 2015 से। तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे बेनियल अफेयर बना दिया, मतलब हर 2 साल में अब हम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आयोजित करते हैं। और अभी जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है वो कहाँ पे हो रहा है? वो इंदौर में हो रहा है। इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था इंडियन डायस्पोरा सर्व एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखें डायस्पोरा का, तो सबसे ज्यादा जो डेस्टिनेशन कंट्री है सारे ग्लोबल डायस्पोरा के, तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो यूएसए जाते हैं। 46 मिलियन लोग वहां के डायस्पोरा यूएसए में रिसाइड करते हैं। उसके बाद जर्मनी है, फिर रशिया है, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएई, कनाडा। तो ये तो वो कंट्रीज हो गई जहां पर ये डायस्पोरा जाते हैं, वहां पे सेटल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल डायस्पोरा है ये सबसे ज्यादा आते किस कंट्री से हैं। तो सबसे ज्यादा जो डायस्पोरा जो आते कहाँ से हैं? इंडिया से आते हैं। 15.6 मिलियन डायस्पोरा इंडिया को बिलोंग करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड जितनी डायस्पोरा है। उसके बाद मैक्सिको से निकलते हैं, रशिया से निकलते हैं, चाइना प्लस हांगकांग, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूक्रेन। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो सबसे जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री में जाते हैं? यूएई में जाते हैं, फिर यूएसए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूके, कतर। अकेले यूएई में हमारा इंडियन डायस्पोरा का 22% जो डायस्पोरा है वो यूएई में रिसाइड करता है, यूएसए में 12.8%। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं हमारे डायस्पोरा की। तो देखिए, जब 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में जब हमारे डायस्पोरा बाहर गई थी तो वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वो एक गिरमिटिया अरेंजमेंट के तहत गई थी। इसका मतलब हमारे जैसे जो इंडेंचर लेबर थे उन्हें ईस्ट पैसिफिक और कैरिबियन आइलैंड ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश के प्लांटेशन जितने भी थे वहां पर लेबर की कमी हो गई थी। क्यों लेबर की कमी हो गई थी? क्योंकि 1833 और 34 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, तो उनके पास में स्लेव वर्कर्स थे नहीं। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को ईस्ट पैसिफिक और कैरिबियन आइलैंड ले जाया गया है गिरमिटिया अरेंजमेंट के तहत। इसे फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन बोला जाता है। सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन कब आया? जब 20 लाख इंडियन लगभग सिंगापुर और मलेशिया गए, कहां पर? उनके फार्म्स में काम करने के लिए। और थर्ड और फोर्थ वेव आई जब प्रोफेशनल, जब आपके एजुकेटेड पर्सन और वेस्टर्न कंट्रीज में जाने लगे, साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज में जब ऑयल की खोज हुई तो वहां पे ऑयल के अपॉर्चुनिटीज के कारण जाने लगे, तो इसे थर्ड और फोर्थ वेव कहा जाता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ओवरसीज इंडियन का, तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कैसे? एक तो एनआरआई होंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन। सेकंड है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। और थर्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। अब यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि 2015 में ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी, पीआईओ, इस कैटेगरी को अबॉलिश कर दिया गया और इसे मर्ज कर दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई के साथ इसे मर्ज कर दिया गया। तो अभी फिलहाल 2 कैटेगरी है, एक एनआरआई कैटेगरी है और एक ओसीआई कैटेगरी है। तो सबसे पहले आप एनआरआई देखिए। एनआरआई कौन होते हैं? ये इंडियन सिटीजन ही होते हैं, बट ये रहते कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। तो यही इनका मेन क्लासिफिकेशन होता है। अब देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। तो अकॉर्डिंग टू एमईए, पीआईओ कौन होते हैं? वो फॉरेन सिटीजन होते हैं, मतलब उन्होंने इंडियन की सिटीजनशिप छोड़ दी होती है, बट पास्ट में उनके पास में इंडियन पासपोर्ट था, या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बोर्न हुआ होगा, परमानेंटली रहते होंगे इंडिया में, उन्हें पीआईओ का क्लासिफिकेशन दिया जाता था। और ये डिफाइन करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। फिर आई कैटेगरी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, ओसीआई की। ये कॉन्सेप्ट 2006 में आया था। ये ओसीआई कार्ड फॉरेन नेशनल को दिया जाने लगा, उन लोगों को दिया जाने लगा जो कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजनशिप लेने के एलिजिबल थे पर उन्होंने ली नहीं, या फिर वो सिटीजन थे इंडिया के 26 जनवरी 1950 के बाद, बट 2015 में पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया, तो अभी सिर्फ ओसीआई कैटेगरी है। अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट को देखें तो 31 दिसंबर 2021 तक टोटल 4.7 करोड़ इंडियंस जो है वो जो फॉरेन में अभी रह रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जारी करती है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसे जारी करती है। इसके अनुसार इंडिया हैज द लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट होते हैं, जो डायस्पोरा आता है, वो इंडिया से ओरिजिन करता है। तो ये जो इतना इमिग्रेशन होता है तो इसका फायदा क्या होता है इंडिया को? क्योंकि इंडिया को मिलता है रेमिटेंस, क्योंकि वो लोग जहां पर काम करते हैं उसके बाद अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को वो
रेमिटेंस भेजते हैं, खर्चा भेजते हैं, जिससे इंडिया को फॉरेन में पैसा मिलता है, यूएस डॉलर में उसको पैसे मिलते हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। टॉप 5 कंट्रीज कौन है जिनको सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है? तो सबसे पहले है इंडिया आता है, सेकंड में चाइना, थर्ड में मैक्सिको, फोर्थ में फिलीपींस, फिफ्थ में इजिप्ट है। तो इन 5 कंट्री को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। और वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया लगभग ट्रैक में है कि उसे एक साल में $100 बिलियन मिलेंगे रेमिटेंस में। तो आप देख सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा का महत्व हमारे इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडियन डायस्पोरा से यूपीएससी को क्वेश्चन पूछती है तो इन्हीं फैक्ट में से पूछेगी। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज आर्टिकल 176 को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? आपको पता है कि तमिलनाडु में गवर्नर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह विवाद क्या है? दरअसल तमिलनाडु असेंबली का सेशन चल रहा था, तो गवर्नर उस असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, जैसा कि आर्टिकल 176 में प्रोवाइडेड है। बट असेंबली में कुछ जो विधायक थे वो स्लोगन करने लग गए या फिर नारेबाजी करने लग गए। तो हुआ यूं कि जो गवर्नर जो स्पीच दे रहे थे, दरअसल वो स्पीच गवर्नर की नहीं होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को प्रोवाइड करती है। तो उससे वो डेविएट हो गए, ऐसा एलिगेशन लगाया गया उन पर। जिसके काउंटर में जो तमिलनाडु असेंबली, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, वो उसी वक्त एक रेजोल्यूशन लेके आ गई गवर्नर के अगेंस्ट। उसमें ये बताया गया कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया था गवर्नर को, वही स्पीच मान्य की जाएगी, वही हाउस के रिकॉर्ड में वो स्पीच मान्य रहेगी। तो इससे गवर्नर थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। पर हमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या पूछ सकती है। तो पूरा जो विवाद था वो आर्टिकल 176 में था। आर्टिकल 176 ये बोलता है कि गवर्नर जो है, जब असेंबली का इलेक्शन होगा, असेंबली के इलेक्शन के बाद में जो फर्स्ट टाइम जब वो हाउस बैठेगी, जब फर्स्ट टाइम वो असेंबली सेशन में आएगी, तब गवर्नर उस असेंबली को एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही साथ हर साल जब भी असेंबली पहली बार सेशन करेगी, तब भी गवर्नर उस असेंबली को एड्रेस करेंगे। उसमें होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो एक स्पीच प्रोवाइड करती है गवर्नर को, तो वो उस स्पीच को पढ़ते हैं, जिसमें जो मिनिस्ट्री होती है उसके कामकाज का ब्यौरा होता है कि हमारा ये विजन है और हमारी सरकार ने ऐसा ऐसा काम किया है। और यही सेम प्रोविजन होता है प्रेसिडेंट के लिए। वो किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 87 में होता है। तो ये आर्टिकल 176 गवर्नर के लिए है और ये आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट के लिए है। अब हम गवर्नर के रिगार्डिंग बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो गवर्नर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स मिनिमम। वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के, और किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नर जो है उनकी ड्यूअल कैपेसिटी होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं सेंट्रल में, पर जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के तहत आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग। एक गवर्नर को एक साथ 2 स्टेट का भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। इनका जो टेन्योर होता है, दरअसल ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होता है। जब तक प्रेसिडेंट के आपके ऊपर फेथ है तब तक आप गवर्नर के रूप में काम कर सकते हो। अदरवाइज टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स का होता है, बट फिर से उन्हें इनका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। अब चूंकि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसका मतलब इन्हें कभी भी गवर्नर के पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती इनके टेन्योर में, मतलब कभी भी प्रेसिडेंट इनको डिसमिस कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। और किसी भी प्रकार का वैलिड रीजन देने के अभी बाध्य नहीं होते हैं प्रेसिडेंट। इनको हटाने के लिए ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, या फिर कुछ मलाफाइड काम किया हो, या फिर गवर्नर खुद रिजाइन देकर भी उस पोस्ट से हट सकते हैं। इनके पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करता है जितने भी स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कन्विक्शन हुए हैं। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं सीएम को, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 176 हमने देख लिया, जब स्पेशल एड्रेस देते हैं असेंबली को। आर्टिकल 200 के तहत उनके पास में पावर होती है कि वो किसी भी हाउस के जो बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं या असेंट दे सकते हैं, या फिर अपने पास में रिजर्व रख लेते हैं, कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। आर्टिकल 213 के अनुसार गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है जब असेंबली अपने सेशन में ना हो और कुछ कंपेलिंग सिचुएशन आ जाए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक तो अपॉइंटमेंट करते हैं सीएम को, अदर मिनिस्टर को, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ ये एक्स ऑफिशियल चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के। तो जो कि गवर्नर हमेशा ही हॉट टॉपिक रहते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, तो हो सकता है यूपीएससी इन पर क्वेश्चन पूछ ले। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज यंग प्रोफेशनल स्कीम को लेकर है। अब ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च करी है? ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों की कंबाइंड स्कीम है। ये यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी जो एमओयू साइन हुआ था 2021 में, उसका ये पार्ट है। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें होगा ये कि जितने भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन या फिर यूके के सिटीजन जो होंगे, जिनकी एज 18 से 30 के बीच में होगी, उन्हें एक दूसरे कंट्री में जाकर 2 साल तक काम करने का परमिट होगा। इसकी मैक्सिमम संख्या हो सकती है 3000।
तो जितने भी डिग्री होल्डिंग सिटीजन हैं, जैसे जो इंडिया का होगा वो यूके में जाके 2 साल तक काम कर सकता है, और जो यूके का होगा वो इंडिया में 2 साल तक काम कर सकता है। और ये जो स्कीम है ये इनिशियली 3 साल के लिए रन की जा रही है, और यूके की तरफ से इंडिया ऐसी पहली कंट्री जिसको ये स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो बेसिकली यूपीएससी आपसे इतना पूछ रही थी, यंग प्रोफेशनल स्कीम किन 2 कंट्रीज के बीच में है और इसका मेन पर्पस क्या है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा रशियन गैस पे डिपेंडेंट था। तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो इसमें रशिया भी है जो रिटेलिएट कर रहा है। तो वो जो रशियन गैस की सप्लाई होती है वो कभी भी इंटरप्ट कर रहा था रशिया, यूरोप को जवाब दिया जा सके। तो इसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए तब यूरोप क्या कर रहा है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी, अब उसको ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है ताकि रशियन गैस पे उसको ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो अब हम एलएनजी डिस्कस कर लेते हैं। एलएनजी दरअसल नेचुरल गैस ही, बट लिक्विड फॉर्म में जो नेचुरल गैस को जब कन्वर्ट किया जाता है तब इसे एलएनजी बोला जाता है। इसके लिए लिक्विफेक्शन जो प्रोसेस होती है वो प्रयोग की जाती है। जैसे कि गैस यहाँ से निकाली गई, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, जो भी उसकी इम्प्योरिटी से वो निकाली जाती है। फिर जो लिक्विफेक्शन जो प्रोसेस होती है उसके तहत इस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता कैसे है? दरअसल इसको कूल किया जाता है -161 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। इससे जो लिक्विड गैस होती है वो 600 टाइम्स स्मॉलर हो जाती है जो ओरिजिनल नेचुरल गैस होती है, ताकि फिर इसे एलएनजी टर्मिनल के द्वारा वर्ल्ड वाइड शिप किया जा सके। और जब ये अपने डेस्टिनेशन पर अराइव होती है, वापस से इसे रीगैसिफाइड किया जाता है और फिर अक्रॉस द कंट्री पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। बट इसके लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, ये जो कंप्रेस्ड फॉसिल फ्यूल होती है वो पूरी तरीके से मीथेन से बनी होती है, और मीथेन जो है वो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। CO2 से ज़्यादा पोटेंट होती है मीथेन। अब दूसरा ये कि जो पूरा प्रोसेस होता है लिक्विफेक्शन का, इसकी भी कॉस्ट जुड़ जाती है, क्योंकि नेचुरल गैस तो आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो, बट यहाँ तो आपको पहले उसको लिक्विफाइड करना पड़ेगा, वापस से रीगैसिफाई करना पड़ेगा। तो लिक्विफेक्शन का कॉस्ट उसके इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। थर्ड है, ये जो कूलिंग में, लिक्विफाइंग में और ट्रांसपोर्ट में जो प्रोसेस होती है उसमें भी आप एनर्जी यूज कर रहे हो, क्योंकि जो शिप चल रही है उसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, जो आप लिक्विफाई कर रहे हो उसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, जब आप रीगैसिफाई करोगे उसमें भी आप एनर्जी यूज करोगे। तो ये और ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ जब एनर्जी ऑफ गैस को लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विफाई करने से ट्रांसफर किया जाता है, फिर इसके बाद में फिर से रीगैसिफाई किया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस में 10 to 25% का जो गैस होता है वो लॉस कर जाती है। और जो एलएनजी जो है वो नेचुरल गैस से 2 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो जो यूरोप जो अपने बताता है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, अगर वो ऐसे स्टेप ले रहा है तो उसके जो क्लाइमेट को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर सवाल या निशान लग जाता है। तो हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एलएनजी के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का, जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स an accused is in custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. Second है, during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर हम पहले स्टेटमेंट देखें तो जुडिशियल कस्टडी मीन्स accused is in the custody of concerned magistrate and such accused in locked up in police station, नहीं। जब ये जुडिशियल कस्टडी है तो इसका मतलब तो ये जो एक्यूज्ड होगा ये जेल में बंद होगा, ना कि पुलिस लॉकअप में। अगर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है तो ये पुलिस कस्टडी में होता है, पर ये जब जुडिशियल कस्टडी में होता है तो इसे जेल में रखा जाता है एक्यूज को। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज होता है वो जेल में होता है, वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इंटरोगेट करना भी है तो उसके लिए उसे अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट की। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया इसका? B2 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।